दोस्तों, स्वागत है आपका एम्पलीफायर टेक्निक में। आज हम समझेंगे स्विचिंग मोड पावर सप्लाई के बारे में। ये 3 वोल्ट से 15 वोल्ट तक सप्लाई इसकी काम करती है। 220 वोल्ट यहाँ पर दी जाती है। यहाँ से एक कॉइल लगी होती है। कॉइल से दोनों एल और एन, ये दोनों, एक तो यहाँ पे आ गया पॉइंट और एक जो दूसरा है इस कॉइल के थ्रू यहाँ पर आ गया। ये ब्रिज रेक्टिफायर के थ्रू वो एसी डीसी में कन्वर्ट हो जाती है। डीसी बनने के बाद में यहाँ से नेगेटिव वोल्टेज निकल जाती है और यहाँ से पॉजिटिव वोल्टेज निकलती है। यहाँ पर एक कंडेंसर लगा हुआ है 220 MFD 350 वोल्ट का ये होता है, क्योंकि जब यहाँ पे सप्लाई आती है तो कंडेंसर लगने के बाद में वो वोल्टेज बढ़ जाती है, कम से कम 350 वोल्ट के आसपास बन जाती है। ये सप्लाई यहाँ पर आएगी रेजिस्टेंस पे 56 K की रेजिस्टेंस के थ्रू इस आईसी के ऊपर आएगी 3842 के सप्लाई पिन पर। तो सप्लाई पिन पर जैसे ही वोल्टेज आएगी ये आईसी काम करने लगेगा। इसका काम है स्विचिंग के लिए यहाँ से आउट कुछ पल्स यहाँ से इस मॉसफेट के गेट पर देगा, तो इससे स्विचिंग होगी। स्विचिंग होने से ये मॉसफेट काम करेगा। काम करने से यहाँ से जो 300 वोल्ट आ रही है, 325 वोल्ट यहाँ से होते हुए यहाँ पर आ गई। यहाँ से फिर इसके इस वाले पॉइंट पे आ गई मॉसफेट के। ठीक है, जब ये स्विचिंग करेगा और ये इसका दूसरा पॉइंट जो है इस रेजिस्टेंस के थ्रू अर्थ है, तो जब ये स्विचिंग करता है तो ये जो सप्लाई यहाँ से यहाँ आ रही है ये ऑन ऑफ होता है। ये वाला मॉसफेट जब ऑन ऑफ बार बार होगा तो ये यहाँ पर एक फ्रिक्वेंसी जनरेट हो जाती है। वो फ्रिक्वेंसी यहाँ से प्राइमरी से सेकेंडरी की ओर ट्रांसफ़र हो जाती है। जब वो फ्रिक्वेंसी ट्रांसफ़र हो जाती है तो इस डायोड के थ्रू डीसी में कन्वर्ट होकर यहाँ से होते हुए इस पॉइंट पे वोल्टेज हमें मिलने लग जाती है। तो ये इसका तरीका है। अब यहाँ पर जो ये लगा हुआ है, ये एक जीनर, वेरिएबल जीनर लगा होता है ये तो, और यहाँ पर एक ये प्रीसेट लगा होता है। इस प्रीसेट को जहाँ पर हम सेट कर देंगे, अगर हम इसको 3 वोल्ट को सेट कर देंगे तो 3 वोल्ट ये जीनर है वेरिएबल, तो यहाँ से ये 3 वोल्ट पे सेट हो जाएगा। तो यहाँ से जब ये इसके अंदर PC817 ये ऑप्टो कपलर होता है, इसके अंदर ये एलईडी लगी होती है। तो ये एलईडी जैसे जैसे जलेगी वैसे वैसे ये ऑप्टो कपलर काम करेगा और यहाँ से ये सिग्नल इस आईसी के ऊपर आएगा। ये आईसी उसी हिसाब से स्विचिंग करेगी। अगर यहाँ पर मान लो यहाँ पर 220 की जगह 110 वोल्ट आ गई, 110 वोल्ट आ गई तो ये यहाँ पे उसी हिसाब से कम वोल्टेज मिलेगी। जैसे कम वोल्ट मिलेगी तो यहाँ से होता है यहाँ भी कम वोल्ट आएगी। कम वोल्ट आते ही ये जो है ऑप्टो कपलर इस आईसी को सूचित करेगा यहाँ से कि वहाँ पे वोल्टेज कम है, तो उसको ये स्विचिंग फास्ट कर देगा। स्विचिंग फास्ट होगी। स्विचिंग फास्ट होने से यहाँ पर ऑन ऑफ और स्पीड से होगा, और स्पीड से होगा तो यहाँ पे वोल्टेज जो फ्रिक्वेंसी ट्रांसफ़र होगी वो उसी हिसाब से, जैसे यहाँ वोल्टेज घटेगी तो यहाँ पर इसको सेट कर देगा उतनी वोल्टेज। 220 पे भी ये इतनी वोल्ट देगा और 110 पे भी ये इतने ही वोल्ट देगा। ये इसकी कलाकारी होती है इस आईसी की और इस ऑप्टो कपलर की। अगर हम इसको घुमा के 15 वोल्ट पे सेट कर देंगे तो 15 वोल्ट के हिसाब से ये ऑप्टो कपलर इसको सूचित करेगा इस आईसी को, ये उसको उस हिसाब से स्विचिंग करेगा। और स्विचिंग करने के बाद में यहाँ से यहाँ पे हमारे को सप्लाई मिलेगी। और जब भी ये मॉसफेट ख़राब निकलता है, मॉसफेट ख़राब हो जाता है कोई भी शॉर्टिंग वगैरह की वजह से, तो उसके साथ साथ ये आईसी भी उड़ जाता है।
अगर ये आईसी हम चेक नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, तो ये जो है मॉसफेट लगाते ही उड़ जाएगा। इसलिए जब भी ये मॉसफेट ख़राब निकले इस सर्किट में, या इस तरह का कोई भी एसएमपीएस सप्लाई है, मॉसफेट जब भी आप चेंज करेंगे तो इसके पीछे जो स्विचिंग आईसी है इसको भी आप चेंज ही कर दो। तो उससे क्या होगा कि पूरा हिसाब, और इससे संबंधित जो भी रेजिस्टेंस है, जैसे कि ये वाली रेजिस्टेंस है, ये 10K की रेजिस्टेंस है, ये वाली रेजिस्टेंस है, ये सब चेंज करनी पड़ेंगी, तब जाके ये मतलब मॉसफेट रुकेगा, नहीं तो उड़ जाएगा। बार बार आप परेशान हो जाओगे कि बार बार क्यों उड़ रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं ये सब करनी पड़ेगी। और जब यहाँ से फ्रिक्वेंसी जनरेट होगी, इधर को ट्रांसफ़र होगी, तो इधर भी थोड़ी वोल्टेज मिलती है। तो यहाँ से डायोड के थ्रू इस पॉइंट पे सप्लाई मिलती है। जब यहाँ से ये स्टार्टिंग के लिए होती है ये वाली रेजिस्टेंस, जब ये एक बार स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, तो फ्रिक्वेंसी जब जनरेट हो जाती है, तो यहाँ से इसका एक वाला पॉइंट, ये तो इसका अर्थ हो गया ये वाला पॉइंट, तो इस पे सप्लाई जनरेट होगी इस डायोड के थ्रू, इस रेजिस्टेंस से होते हुए यहाँ पे सप्लाई आने लगती है। जब यहाँ पे सप्लाई आने लगती है, अगर ये रेजिस्टेंस टाइम हटा भी दोगे तो आपका सर्किट काम करता रहेगा। इसलिए कई बार ये सर्किट की वैल्यू शिफ्ट हो जाती है। जब इसकी वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी तो कभी ये सप्लाई काम करेगी, कभी बंद हो जाएगी, कभी नहीं करेगी। तो ये रेजिस्टेंस का ध्यान रखना पड़ता है। ये रेजिस्टेंस जब भी प्रॉब्लम हो तो इसको भी चेंज करना पड़ता है, या इसकी वैल्यू को देखना पड़ता है कि चेंज तो नहीं हो गई। ठीक है, ये सब है। और यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है, ये और ये पीएफ कंडेंसर, ये इसकी स्विचिंग को एडजस्टमेंट के लिए होते हैं। अगर आप इसकी रेजिस्टेंस को चेंज करोगे, इसको और इसको, तो यहाँ की फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाएगी। चेंज होने से इसकी फ्रिक्वेंसी चेंज होगी तो यहाँ पे वोल्टेज कुछ और ही मिलेगी, जिस हिसाब से ये सेट कर हो जाएगी। तो इसलिए ये इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर यहाँ पर उल्टी सीधी वोल्टेज आ रही है तो ये रेजिस्टेंस, ये पीएफ मतलब ये कंडेंसर, ये सब चेक करना पड़ता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ये सर्किट बहुत बढ़िया काम करता है। और ये 10 एम्पियर तक का लोड सहन करने की ताकत रखता है। तो ये आजकल जो एम्पलीफायर बनते हैं उसमें एसएमपीएस सप्लाई यूज़ होती है, तो वो ज़्यादा वोल्ट की होती है, ज़्यादा एम्पियर की होती है। और दोनों चैनलों के लिए एसएमपीएस सप्लाई कंपनी वाले काम में लेते हैं। तो उसमें भी यही मेथड होता है, यही तरीका होता है। तो इस सर्किट को समझ लोगे, छोटे सर्किट को, तो बड़े सर्किट को भी समझने में आपको आसानी रहेगी। तो आज की वीडियो इतने ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।